का टॉपिक है सेट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। तो भाई लोग इसका मतलब ये है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो पहली बात तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए, और दूसरी बात इनकी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हो जो कि फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल वन वन को देखिए आप, वन का मतलब एक सिंगल क्वांटिटी होता है, और टू थ्री ऐसे ही कोई भी आप ले लीजिए एलिमेंट, उसकी फिक्स डेफिनेशन है। टू को आप फाइव तो नहीं बोलते, थ्री को आप एट तो नहीं बोलते, हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी को थ्री बोला जाता है और कितनी को वन। तो यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन कही जाती है। तो सेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके एलिमेंट्स की एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन होनी चाहिए और सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो भाई लोगों इसका सिंपल है, इसके लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं। हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट की सिर्फ दो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। पहली ये कि आप जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, इसको आप 2, 3, 1 लिख सकते हैं, या फिर आप 1, 3, 2 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इसका, तब भी सेट वही रहेगा जो पहले था। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि नो एलिमेंट इज रिपीटेड। और सेम फॉर एग्जाम्पल आपने 1, 2, 3 जैसे लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट्स अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बेसिक डेफिनेशन है सेट की। तो भाई लोगों आप बात करते हैं कि सेट को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेनली इसके दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग भी बोलते हैं। अब रोस्टर में होता क्या है कि आपने जितने भी एलिमेंट सेट में रखने हैं उन सबको आप लिखते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाते हैं तो आप एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि ये एलिमेंट आएगा इधर। जैसे कि a is equal to x such that x is a natural number और दूसरा कि x is greater than or equal to 1 and less than 4। तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। तो आपने देख लिया होगा। तो अब आती है बात की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कौन ज्यादा बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है। अगर बाई चांस आपको 1 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड करने होते तब तो आपको ये पूरा लेंथी लिखना होता, पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करके 30 तक। तो ऐसे में ये पूरा प्रोसेस लेंथी हो सकता था। लेकिन अब अगर आप इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
तब आप यहाँ पर सिर्फ इस 4 की जगह 31 लिख दें। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक शॉर्ट तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का इसके कंपैरिजन में। तो भाई लोगों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो सेट के भी बहुत टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कोई एलिमेंट नहीं है, और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। और इसको दूसरे तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, इसको फाई बोलते हैं। तो ये दो इसके रिप्रेजेंटेशन है। एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट वाला सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ एक एलिमेंट है, इसे आप सिंगलटन कह सकते हैं। अब अगला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि एलिमेंट्स का नंबर फाइनाइट है। जैसे कि आप इन दोनों में देख सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट के ही टाइप है, यानी फाइनाइट सेट के एग्जांपल। अगला टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट का मतलब भी वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल x such that x belongs to n। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो भाई लोगों हमारा अगला सेट का टाइप है इक्विवेलेंट सेट। सेट्स विच have same number of elements, यानी कि वो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। सपोज वी हैव a is equal to 1, 2, 3 and b is equal to 4, 5, 6। तो आप देख सकते हैं इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। एन ए इज इक्वल टू एन बी। ये एन ए और एन बी की वैल्यू सेम है, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो भाई लोगों अगला टाइप है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है द सेट्स विच हैव सेम एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट सेम होंगे। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट तो होगा नहीं। सो दो सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। जैसे भी देखते हैं कोई सेट है 1, 2, 3, दूसरा भी सेम यही हो गया। और इसको ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि हम सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वल टू ही इक्वल सेट्स को डिनोट करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट। ये कंक्लूजन निकल के आता है। अब अगला टाइप है हमारा डिसजॉइंट सेट। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, यानी कि एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट बोलते हैं। जैसे 1 और दूसरा सेट 2 एलिमेंट सेम नहीं है, तो इन्हें डिसजॉइंट सेट बोलेंगे।
भले ही कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, लेट इट बी ए, और ए के अंदर एलिमेंट्स हैं x1 x2 xn तक। मान लीजिए xn एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और हमने इसी के एलिमेंट से दूसरा सेट बनाया, लेट इट बी बी। बी के अंदर इसी सेट में से हमने एलिमेंट्स उठाकर डाल दिए, x x2 x3 एक्सेट्रा। ध्यान रहे कि इसी के अंदर के एलिमेंट्स को हमने इसमें रखना है। तो जो ये सेट बी है, ये इसका सबसेट है। अगर इसके अंदर B is called a subset of A if every element of B belongs to set A। अब इसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर हम B को कभी प्रॉपर सबसेट मानेंगे और कभी सिर्फ सबसेट। अब बात आती है कि B प्रॉपर सबसेट कब होगा। B एक प्रॉपर सबसेट तब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। और B को हम A का सबसेट तब बोलेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कैन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तब हम B को सबसेट बोलेंगे। वरना अगर B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A से कम है हर केस में, तब इसको सिर्फ प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। सबसेट तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती है कि जिस सेट की मदद से आपने ये सबसेट बनाया, यानी कि ये जो पेरेंट सेट है, सेट A, इसको आप सुपर सेट बोलते हैं। Every element of subset B belongs to set A and set A is called the superset of B। अगर आप कहते हैं कि A सुपरसेट है B का, तो जो एलिमेंट इस B के अंदर मौजूद है, यानी कि हर एक एलिमेंट जो B के अंदर मौजूद है उसको A के अंदर होना चाहिए, तभी A सुपरसेट है B का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं। सबसेट्स के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अभी आपने देखा प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बीच क्या अंतर होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो इसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और इस कंडीशन के हिसाब से सबसेट ही बोला जाता है। सो प्रॉपर सबसेट्स के लिए ये सिंबल आप यूज करते हैं और सबसेट के लिए ये। और इफ ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, तो इस सिंबल का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। A is a superset of B, और इधर आप देख सकते हैं B is a subset of A। तो सिंबल्स का यूज इस तरह से किया जाता है। अब अगला टॉपिक जो हमने समझना है वो है पावर सेट। व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इट इज a set of all the possible subsets of a set। तो भाई लोगों, हमने अभी पीछे देखा, सबसेट को समझा हमने, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? Total number of subsets that a set can form can be given by the formula 2 to the power n, where n is the number of elements of that set। 2 to the power n is equal to total number of subsets a set can form through its elements।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ले लिया, सेट ए, इसके 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो हम इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? पहला तो हो गया 5, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है, और दूसरा कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो हमने इन दोनों को लिखा, उसके बाद फिर हमने जितने सबसेट पॉसिबल थे वो लिखने शुरू किए, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3, यानी कि वो खुद। तो ये दोनों कंक्लूजन तो इससे निकलते ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 8 सबसेट्स बन पा रहे हैं। तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स a set can form through its elements। तो यहाँ पर here n is the number of elements। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो ये है कि जो यहाँ पर आपने ये सबसेट्स निकाले हैं जो कि पॉसिबल थे इस सेट के लिए, तो इन सब सबसेट्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सेट को पावर सेट बोलते हैं, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके ऑल द पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि 2 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम किसी भी सेट के पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। यानी कि सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। और पावर सेट को इसी तरह से डिनोट भी किया जाता है, यहाँ पे p के बाद ब्रैकेट में हम उस सेट का जो सिंबल है वो लिखते हैं, कैपिटल लेटर में जो भी सिंबल है ABCD वो यहाँ लिखते हैं, तो ये पावर सेट का सिंबल होता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। तो भाई लोगों, डायग्राम भले ही कहीं यूज किए जाएं, डायग्राम हमेशा रिटर्न मटेरियल से ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। अभी तक हम सेट को सिर्फ रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंट करा करते थे, और वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, हम सेट को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो व्हाट आर वेन डायग्राम्स? तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स आर विजुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर्स। क्लोज्ड फिगर्स कुछ भी शेप्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे यूज करते हैं जनरली वो रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, और सर्कल और ओवल होता है उसके सबसेट्स के लिए। यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, फिर इसके सबसेट्स इसके अंदर ओवल या सर्कल के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये सर्कल, ये दोनों सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये असल में ये एक सेट है, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये सेट ए और बी दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनके एलिमेंट सेम नहीं है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बी ए का सबसेट है, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी ए का सबसेट है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सर्कल बनेगा ये इसके अंदर आएगा, यानी कि ए के अंदर आएगा, इस तरह से। ये अगर ए सेट है तो बी सेट इस तरह से आएगा, और ये यूनिवर्सल सेट। सो बी इज सबसेट ऑफ ए।
अब मान लीजिए कि ए और बी सेट के बीच में कुछ कॉमन है, सारे एलिमेंट्स कॉमन नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये सेट ए है तो बी सेट जो होगा इसको कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप करेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी बोलते हैं। हम आगे ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप वेन डायग्राम अच्छी तरह से समझ गए और इसको यूज करना जान गए तो आपको ना कोई फॉर्मूला रटना पड़ेगा और हर एक टॉपिक में इसका यूज कर पाएंगे। तो भाई लोगों, आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो इसका समझ आ गया होगा। अब आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, उसमें समझते हैं आगे कि कैसे वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सब चीजों को। उसके बाद होगा डी मॉर्गन्स लॉ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके अंदर हमारे 3 टाइप के ऑपरेशन आएंगे और पहला हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है और उनका यूनियन करना है। यूनियन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, पहले आप सिंबल देख लीजिए। यूनियन का सिंबल होता है ये, जैसे ए यूनियन बी, तो उसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ये जो यूनियन में यू है इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो इसका सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। और डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो सेट है, तो इनका डिफरेंस ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ए माइनस बी का मीनिंग और बी माइनस सी का मीनिंग अलग अलग है। आगे हम समझेंगे कि किस तरह। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट ले लीजिए 4 5 2। तो अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आएंगे, पर शर्त यह है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना सेट की। तो इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर इसके दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। 2 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 पहले हम लिख चुके हैं। तो इस तरह से आप यूनियन को लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेशन इस तरह से होता है। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अब मान लीजिए ये ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में, यानी इस ए और बी सेट के बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जैसे ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखा, तो अब देखिए इधर कॉमन क्या है इन दोनों में, इधर 1 है इधर नहीं है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है, लेकिन 2 जरूर कॉमन है, तो 2 होगी इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन बी की। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हमें ए माइनस बी करना है, तो दोनों केस अलग अलग होंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए। वैसे डिफरेंस में करते ही है कि जो सेट हमने पहले लिखा है, मान लीजिए ए माइनस बी लिखा है, ए हमने पहले लिखा है, तो हम ए में से सब्ट्रैक्ट करते हैं बी के एलिमेंट्स को, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के बीच में, उसको हम ए में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बचा उसे लिख देते हैं। किसमें से लिखते हैं, ए में से।
जैसे मान लीजिए कि इधर ये ए है, तो इधर 2 कॉमन है, तो हम 2 को हटा देंगे ए में से, बाकी बचा लिख देंगे, तो 1 और 3 आ जाएगा ए माइनस बी की वैल्यू। अब बी माइनस सी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, और इधर देखिए 2 कॉमन है, तो 2 को हटा देंगे, बाकी बचा जो बी में वो लिख देंगे, 4 और 5 बचा। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेशन होते हैं। तो हमने यूनियन भी देख लिया, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसकी एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से और समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस के बाद आपको ये आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन करने की। तो भाई लोगों, अभी जो ऑपरेशंस आपने देखी सेट की, उसको आप वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। ये सेट ए है और ये दूसरा सेट है, मान लीजिए ये है, ये भी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्या करना है, इधर के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स यहां पर इस हिस्से में कॉमन है, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है ना, कॉमन है ये चीज, ये ओवरलैप हो रहे हैं जहां पे सर्कल्स, ये शेडेड पार्ट में, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब बचा ये वाला हिस्सा, बाकी बचा हिस्सा। आपने अभी ए माइनस बी को समझा। ए माइनस बी क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के बीच में, वो कॉमन एलिमेंट्स आप ए में से जब हटा देते हैं तो वो ए माइनस बी के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बी माइनस ए लिखा है, आपको बी माइनस ए निकालना है, तब आप क्या करते हैं, ए और बी के अंदर जो भी कॉमन चीज है उसको आप हटा देते हैं, किसमें से, बी में से, क्योंकि बी पहले लिखा है, बी माइनस ए लिखा है। तो यहां पर ये हिस्सा मैं आपको शेड करके दिखाता हूं, ये हिस्सा, ये जो ऑरेंज कलर से शेड किया है, ये हिस्सा है बी माइनस ए, और ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है ए माइनस बी। कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो बचता है ए के अंदर वो ए माइनस बी है, और बी माइनस ए के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो हटाने के बाद, कॉमन एलिमेंट्स हटाने के बाद बी में बचते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ए यूनियन बी क्या चीज है, ए यूनियन बी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। ए यूनियन बी के अंदर ये पूरा का पूरा हिस्सा आएगा, यानी कि जितना भी ये सर्कल बना रखे हैं, इनकी बाउंड्री जहां तक भी है वो पूरा उसके अंदर का ए यूनियन बी कहलाएगा। यानी कि ये पूरा, इसके अंदर का पूरा हिस्सा ए यूनियन बी है। आपने अभी देखा होगा कि ए यूनियन बी के अंदर हम वो चीजें दोबारा रिपीट नहीं करते हैं जो कि कॉमन है, वैसा ही यहां पर भी हो रहा है, जो ओवरलैप है उसको एक ही बार ऐड किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को इन 3 सिंबल्स की मदद से दिखा सकते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ए डैश यूज कर सकते हैं, या फिर ए सी यूज कर सकते हैं, या फिर ए के ऊपर एक बार यूज कर सकते हैं। तो भाई लोगों, अब पहले हम कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं, इससे ज्यादा आसानी से जल्दी समझ आ जाएगा। तो हमने जैसे पीछे बनाया था, ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये मान लीजिए सेट ए है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए डैश क्या होगा, ए डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसके अंदर नहीं आए हैं, यानी यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं इस ए के अलावा, वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। जो इसके बाहर का जितना भी एरिया है, जो मैंने शेड कर दिया है ऑरेंज कलर से, वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब इसी बात को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखकर समझते हैं। मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सल सेट है,
यू, और ए उसका प्रॉपर सबसेट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए का वो इस तरह से डिफाइन होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट is equal to x belongs to universal set but such that x does not belong to a, यानी कि x a में बिलोंग नहीं करता है, हालांकि यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, और ये यूनिवर्सल सेट इसका सुपर सेट है, ए का सुपर सेट है ये यूनिवर्सल सेट। अब इस बात को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट is equal to 1, 2, 3, 4 and a is equal to 2, 3, then a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो a कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो इस 2 और 3 के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे इस u के अंदर वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगी। तो क्या होगा a कॉम्प्लीमेंट? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, तो इस 2 और 3 के अलावा 1, 4 बचा, तो 1, 4 आएगा इधर। ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 4। ये जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से होगा। तो भाई लोगों अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये पीछे वाला डायग्राम है, इसमें क्या है कि अगर ये ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जाहिर सी बात है यही होगा, इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है, ये शेडेड पार्ट जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये पार्ट जो कि शेड कर दिया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। हमारा अगला टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉज। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई लोगों इसको हम याद तो कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा है, इसको समझना जरूरी है। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे, जल्दी समझ आएगा और आसान भी है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या है। तो इधर ये हमने बना दिया ए यूनियन बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वही जो पिछली बार बताया था, ये वाला रीजन होगा। ये रीजन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि इस बाउंड्री के बाहर का रीजन, इस ऑरेंज बाउंड्री के बाहर का रीजन जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखते हैं ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा। तो भाई लोगों पहले देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इस सेट ए के बाहर का हिस्सा, इस बाउंड्री के बाहर का हिस्सा जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। अब बचा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा? जो ये हमने सेट बनाया है, डॉट डॉट इसलिए किया है ताकि हम बार बार अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाए। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये हिस्सा। तो इधर बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी शामिल नहीं होगा और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए शामिल नहीं होगा। तो जितना हिस्सा बचा जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हिस्सा इन दोनों के बाहर ही होगा। जहां से इनकी बाउंड्री शुरू होती है उसके बाहर ही शुरू होगा। तो जैसा इधर था वैसा ही सेम टू सेम यहां भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेम एरिया इधर भी है और इधर भी है। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसकी इक्वल आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। ये आपको इतनी जल्दी तो समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको दोबारा या दो से तीन बार आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस डायग्राम को, तभी आप समझ पाएंगे।
तो भाई लोगों अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसके बाहर का जो, इसकी बाउंड्री के बाहर का हिस्सा जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, यानी कि ये हिस्सा इसके बाहर का जो हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसकी। ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। ये अगर सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट किधर होगा, इसके जस्ट बाहर, यानी कि इस तरह से। और बी सेट अगर हम बनाते हैं बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसकी बाउंड्री के बाहर से शुरू होगा, यानी कि इधर से शुरू होगा। जैसे ए का इसकी बाउंड्री के बाहर से शुरू हो रहा था, वैसे ही बी का भी इसकी बाउंड्री के बाहर से शुरू होगा। तो भाई लोगों आपने देखा होगा, हमने ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया भी सेट किया और बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया भी सेट किया। तो इन दोनों केसेस में एक एरिया रहा जो कि अनसेडेड था, वो था ये। इसके अंदर का एरिया अनसेडेड रहा, क्योंकि ये दोनों ही केसेस में किसी के अंदर नहीं आया। तो बात करते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइन कर देना। ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया और बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर बनता है। तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो इसके अलावा बनेगा। तो इस तरह से जो भी बना वो इसके अलावा बना और उसमें ये नहीं आया। और यहाँ आपने देखा कि ये इधर भी नहीं आया था, ये यहाँ भी अनसेडेड रहा था। तो दोनों ही केसेस में अनसेडेड रहा ये रीजन। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप डायग्राम के जरिए प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रूव किया, और इधर भी और इस केस में भी। थैंक यू।